हेलो वंशल लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट स्टोरी लेकर आई हूँ। कहने के लिए वन शॉट है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये वन शॉट है, लेकिन हमेशा की तरह 2 शॉट भी हो सकता है, 3 शॉट भी हो सकता है, 4 शॉट भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह सकती कि ये कैसे ख़त्म होगी, लेकिन ये एक सैड स्टोरी है। इसकी एंडिंग सैड है। मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि मेरी इस स्टोरी में सैड एंडिंग है, तो प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि ये स्टोरी की डिमांड है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे इस तरह की स्टोरी लानी थी, तो ये सैड एंडिंग वाली है। लेकिन सैड एंडिंग होते हुए भी ना, ये हैप्पी एंडिंग भी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाई बटन ऑन है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे वीडियो को हाइप भी कर देना। और एक और बात, जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने जाती हूँ पता नहीं सारे नॉइज़ एक साथ कैसे आने लगते हैं। तो अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना और मेरी स्टोरी पर फोकस करना। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े मैंशन का सीन देखते हैं। अभी लगभग आधी रात हो चुकी थी। एक ओमेगा अपने बालकनी में खड़ा था और बाहर चांद को देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो चांद की तरफ देखता है और अचानक से अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जो इस वक्त सो रहा था। उसके हस्बैंड के फेस पर एक सुकून की नींद थी और वो सो रहा था। ओमेगा ने अपने हस्बैंड को जगाना सही नहीं समझा, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये फ़ैसला ले या ना ले, लेकिन अपने हस्बैंड की खुशी के लिए उसे ये फ़ैसला लेना ही पड़ा। वो धीरे से अपने वॉर्डरोब की तरफ जाता है और अपने कपड़ों के नीचे से एक पेपर निकालता है। ये डिवोर्स पेपर था। वो ओमेगा उन पेपर को लेकर काउच पर आकर बैठ जाता है और उन पेपर्स की तरफ देखने लगता है। वो पेन हाथ में लेता है। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन ये तो उसको करना था ना। 8 साल, अपनी शादी को 8 साल दिए थे, लेकिन वो अब अपने हस्बैंड की खुशी चाहता है, जो शायद वो नहीं दे सकता। ये सोचकर वो उन पेपर पर साइन कर देता है और उन डिवोर्स पेपर को वहीं टेबल पर रख देता है, और उसके बाद फिर से अपने वार्डरोब की तरफ चला जाता है और वहाँ से वो अपना सारा सामान पैक करने लगता है। कुछ ही देर में उसका पैकिंग करना हो जाता है। उसने अपना लगभग सारा सामान रख लिया था, और कुछ पैसे भी, और बाकी सब सामान उसने, जैसे कि उसका वॉलेट, उसका आईडी कार्ड, उसने ज़्यादातर सामान टेबल पर ही रख दिया था। यहाँ तक कि उसने अपना फ़ोन भी नहीं लिया था। फ़ोन को भी वो डिवोर्स पेपर के पास ही रख देता है और उस कमरे से जाने लगता है। लेकिन अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। वो एक नज़र अपने सोते हुए हस्बैंड की तरफ देखता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और कहता है, गुड बाय वांग जी, फॉर एवर। अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर विंग अपना सारा सामान लेता है और उस मेंशन से बाहर निकल जाता है। 2 पर्सन इस वक्त अपने रूम के विंडो के पास खड़े थे और विंग को मेंशन से बाहर जाते हुए देख रहे थे। दोनों के ही फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो दोनों अपने अपने मन में कहते हैं, फाइनली ये आखिरकार घर छोड़कर चला ही गया। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने बेड पर आकर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग रास्ते पर बिना मकसद के ही चला जा रहा था। वो सोचता है उसे कहाँ जाना चाहिए। क्या वो अपने घर चला जाए? विंग कहता है, नहीं नहीं, अगर घर गया तो वांग जी वहाँ जाकर मुझे वापस ले आएगा। मैं अपने घर नहीं जा सकता। मुझे यहाँ से कहीं कहीं बहुत दूर जाना होगा, और वैसे भी घर जाऊँगा तो बाबा वो तो कभी मेरी तरफ देखते तक नहीं है। आज तक उन्होंने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी, और अगर गलती से उनके सामने चला गया तो वो गुस्सा करेंगे, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर आया हूँ तो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे, और आंटियों वो भी तो गुस्सा करेंगी ना, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा घर। ये कहकर विंग आगे ही बढ़ रहा था, तभी अचानक विंग को बस स्टॉप नज़र आता है। विंग कहता है, यहीं बैठ जाता हूँ, कोई बस आए तो चला जाऊँगा। ये सोचकर विंग वहीं बस स्टॉप पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। वहाँ पर एक बस आकर रुकती है। उसमें से कंडक्टर बाहर निकलता है और विंग को घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें क्या जाना है? विंग कहता है, ये बस कहाँ जाएगी? कंडक्टर हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है? विंग कहता है, ये बस आखिरी में कहाँ तक जाएगी? कंडक्टर विंग की तरफ देखता है और कहता है, ईलिंग सिटी। विंग कहता है, मुझे वहीं जाना है, क्या ले जाएंगे?
कंडक्टर हाँ में सर हिलाता है और कहता हूँ आकर बैठ जाओ। विंग जल्दी से बस में आकर बैठ जाता है। बस में ज़्यादा लोग नहीं थे। विंग बस में ही बैठा रहता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। विंग एक बार विंडो से बाहर देखता है और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। विंग जब पैदा हुआ था उस वक्त उसकी मॉम कांगसे सरेन की डेथ हो गई थी। कांगसे सरेन जियांग फेमिया की फर्स्ट वाइफ थी। जियांग फेमिया कांगसे सरेन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जिस वक्त विहिंग का बर्थ हुआ उस वक्त कांगसे सरेन की डेथ हो गई और जियांग फेमिया को लगता है कि विहिंग की वजह से ही कांगसे सरेन की डेथ हुई थी, इसलिए उन्होंने कभी विहिंग का फेस देखा ही नहीं। जियांग फेमिया ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन जिस वक्त विहिंग पैदा हुआ अचानक से उनका बिजनेस चल पड़ा और उनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करने लगा। उसके बाद जियांग फेमिया ने मैडम यू से शादी कर ली थी, क्योंकि वो अकेले घर और ऑफिस नहीं संभाल पा रहे थे। मैडम यू जब उस घर में आती है तो वो विहिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जियांग फेमिया ने विहिंग के लिए एक आया रख रखा था जो विहिंग का देखभाल करती थी, लेकिन मैडम यू के आते ही उस आया को निकाल दिया जाता है। विहिंग उस वक्त 5 साल का था, फेमिया के सामने नहीं आता था। अगर गलती से कभी भी विहिंग आ भी जाए तो जियांग फेमिया बहुत गुस्सा किया करते थे और उधर अलग से मैडम यू भी विहिंग पर बहुत टॉर्चर किया करती थी, क्योंकि विहिंग एक ओमेगा था तो उससे घर के सारे काम करवाती थी। विहिंग अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी किया करता था। देखते ही देखते जियांग फेमिया बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। उनके घर में एक अल्फा बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो लोग जियांग चंग रखते हैं। मैडम यू और जियांग फेमिया जियांग चंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन विहिंग से वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। जियांग चंग का बर्थडे मनाया जाता था। विहिंग दूर से ही खड़े होकर जियांग चंग का बर्थडे देखा करता था, लेकिन उसका बर्थडे तो कोई भी नहीं मनाता था। वो अपने कमरे में आकर अकेला रोया करता था। कभी कभी कांगसे सरेन की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर ही सो जाया करता था। उसे अक्सर रातों को डर लगता था, लेकिन उसके पास तो कोई भी नहीं होता था कि उससे ये कह सके तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन विंग अपने डर से खुद ही लड़ा करता था और अगले दिन फिर से नॉर्मल हो जाता था। जियांग चंग विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जियांग चंग का वो बड़ा भाई जो था। लेकिन मैडम यू को ये बात पसंद नहीं होती थी। अगर जियांग चंग कभी भी विहिंग के आसपास होता था तो मैडम यू विहिंग को बहुत डांटा करती थी और जियांग चंग को वहाँ से ले जाया करती थी। विहिंग अकेला ही वहाँ पर खड़ा रह जाता था। कई बार जियांग चंग के साथ विहिंग खेला करता था तो मैडम यू आकर उसको स्लैप मार दिया करती थी और कहती थी तुम मनुष्य कहीं के, पहले तो अपनी माँ को मार डाला, अब तुम मेरे बेटे के पीछे पड़े हो, इसको भी मारना चाहते हो क्या। विहिंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है नहीं मॉम, मैं नहीं मारना चाहता, वो तो मेरा भाई है ना। मैडम यू गुस्से में फिर से एक स्लैप मार देती है और कहती है कितनी बार समझाया है तुम्हें, मुझे मॉम कहकर मत बुलाया करो, मुझे आंट कहकर बुलाया करो, मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ, मैं सिर्फ जियांग चंग की मॉम हूँ, ना कि तुम्हारी। ऐसा कहकर मैडम यू जियांग चंग को वहाँ से ले जाती थी। विंग वहीं अकेले खड़े खड़े रोया करता था, कोई नहीं था उसके आंसू पोंछने वाला। विंग अपने आंसुओं को पोंछकर फिर से घर के कामों में लग जाया करता था। जियांग चंग दूर से ही विंग को देखा करता था। उसे विंग के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अभी छोटा है ना। देखते ही देखते समय बीतने लगा। अब विंग पूरे 18 साल का हो चुका था। विंग अब कॉलेज जाना स्टार्ट कर चुका था। विंग ने अपने लिए 1-2 पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लिया था, क्योंकि मैडम यू उसके खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं दिया करती थी। विंग को अपना खर्चा खुद ही निकालना पड़ता था। बस विंग उस घर में रहता था, खाता था और अपना काम किया करता था और उसके बाद पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। उसको बहुत मुश्किल से ही पढ़ने का टाइम मिलता था, लेकिन विंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई हमेशा परफेक्ट किया करता था और टाइम पर कर लिया करता था। उसके मार्क्स भी कॉलेज में बहुत अच्छे आया करते थे, जिस वजह से विंग को स्कॉलरशिप भी मिली थी। एक दिन विंग को कॉलेज जाना था, क्योंकि कॉलेज में एक सेमिनार होने वाला था जिसमें कई लोग आने वाले थे और स्पीच देने वाले थे। विंग को अपने करियर को लेकर बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाबा तो उसकी तरफ देखते नहीं हैं, तो उसकी करियर की क्या चिंता करेंगे और आगे चलकर उसके बाबा का जो कुछ भी है वो सब तो जियांग चंग को ही मिलने वाला है, उसे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने जियांग फेमिया की जायदाद पर नज़र नहीं रखी थी। वो सोचता था कि वो पढ़कर कुछ बन जाएगा, अपनी कमाई खुद करेगा, अपना खर्चा खुद उठाएगा, वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहेगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी सुबह उठ जाता है, घर के सारे काम कर देता है, यहाँ तक कि वो सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच भी तैयार कर चुका था। वो जल्दी जल्दी से रेडी होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से मैडम यू उसके सामने आ जाती है और कहती है सुबह सुबह इतनी जल्दी रेडी होकर कहाँ जा रहे हो। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है आंट, वो आज मुझे कॉलेज जाना है। मैडम यू जब ये सुनती है तो कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आज कॉलेज जाने की। विंग कहता है लेकिन जाना ज़रूरी है, आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अगर मैं कॉलेज नहीं गया तो मेरे लिए बुरा होगा। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है।
मैडम यू कहती है फिर भी तुम्हें नहीं जाना होगा, घर पे बहुत सारे काम है, पहले वो काम कंप्लीट करो उसके बाद जाना। विंग कहता मैंने ऑलरेडी सारे काम कर लिए हैं, मैंने सारा काम कर लिया। मैडम यू कहती है गार्डन साफ कर दिया। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता नहीं, उसे मैं कल कर दूंगा, आज मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ जाने दीजिए ना। मैडम यू कहती है पहले गार्डन साफ करो उसके बाद कॉलेज जाना। विंग अपनी नज़रें नीचे किए हुए होता है और मैडम यू वहाँ से चली जाती है। विंग को इस वक्त बहुत रोना आ रहा था क्योंकि उसका कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी था और मैडम यू ने उसे बेफिजूल का काम दे दिया। गार्डन तो कल भी साफ़ कर सकते हैं ना, लेकिन आज ही दे दिया क्योंकि मैडम यू को पता था कि आज विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। विंग ने जियांगचैंग को बताया था कि उसे उस दिन कॉलेज बहुत जल्दी जाना है। जियांगचैंग आता है और देखता है कि विंग इस वक्त गार्डन साफ कर रहा था। जियांगचैंग जल्दी से उसके पास आ जाता है और कहता है गागा आप अभी यहाँ क्या कर रहे हो, आपको कॉलेज नहीं जाना, आज तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना। विंग अपना रोना सा सूरत बना लेता है और कहता है क्या करूँ चैंग, वो आंट ने मुझे ये गार्डन साफ करने को कहा है, अगर मैंने गार्डन साफ नहीं किया तो मैं कॉलेज नहीं जा सकता। जियांगचैंग जब ये सुनता है तो अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है मोम हमेशा यही करती है, एक काम कीजिए आप चले जाइए, आपकी जगह मैं ये गार्डन साफ कर लूँगा। विंग कहता नहीं तुम मत करो, अगर आंटी ने देख लिया तो वो और गुस्सा हो जाएंगी और मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, मैं जल्द से जल्द ये गार्डन साफ कर देता हूँ उसके बाद चला जाऊँगा। जियांगचैंग कहता है हाँ लेकिन आपको देर हो जाएगी। विंग कहता है हो जाने दो, लेकिन कम से कम चला तो जाऊँगा ना, और अगर तुमने साफ़ किया तो आंटी देख कर मुझ पर ही गुस्सा करेंगी, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जियांगचैंग कहता है कम से कम मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ ना, मोम जब तक इधर उधर है तब तक तो हेल्प भी कर सकता हूँ, मोम की नज़रें बचाकर आप भी कीजिए और मैं करूँगा तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। विंग कहता है लेकिन अगर आंटी ने देख लिया। जियांगचैंग कहता है कुछ भी नहीं होगा, पहले मुझे करने तो दीजिए। ऐसा कहकर जियांगचैंग भी गार्डन साफ करने लगता है और विंग भी गार्डन साफ कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों ही गार्डन को साफ कर देते हैं। जियांगचैंग पूरे गार्डन की तरफ देखता है और कहता है पूरा क्लीन हो गया है, आप एक काम करिए जल्दी से चले जाइए। विंग कहता लेकिन मेरे कपड़े गंदे हो गए, मुझे चेंज करना होगा। ऐसा कहकर विंग सीधे अपने रूम में जाता है और चेंज करके बाहर आ जाता है। तब तक जियांगचैंग अपनी साइकिल लेकर विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है गागा आप मेरी साइकिल ले जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे, बस का इंतज़ार मत कीजिएगा, अगर बस का इंतज़ार किया तो आपको देर हो जाएगी। विंग कहता हाँ लेकिन अगर आंट को। जियांगचैंग कहता है मैंने मोम को बता दिया कि मैं अपने फ्रेंड्स के घर जा रहा हूँ, मैं भी अभी अपने फ्रेंड्स के घर चला जाऊँगा। विंग कहता है लेकिन तुम कैसे जाओगे। जियांगचैंग कहता है मेरे पास पॉकेट मनी है, मैं टैक्सी ले लूँगा। ऐसा कहकर जियांगचैंग कुछ याद आता है। जियांगचैंग जल्दी से अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और विंग के हाथ में दे देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो चैंग। जियांगचैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है गागा आपको पैसों की ज़रूरत थी ना, मुझे पता है आपको फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत है, आपको कुछ नोटबुक्स और कुछ किताबें खरीदनी थी ना, आप कल रात को कह तो रहे थे आपको अभी तक आपकी वो नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली है, आपको किताबों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप इन पैसों को रख लीजिए। विंग कहता जियांग मैं तुम्हारे पैसे कैसे रख सकता हूँ। जियांगचैंग कहता है मुझे हर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, उन्हीं में से मैंने कुछ बचा के रखा है, आप इन्हें ले जाइए। ऐसा कहकर जियांगचैंग जल्दी से उन पैसों को विंग के पॉकेट में रख देता है और कहता है जल्दी से मेरी साइकिल ले जाइए और जल्दी पहुँच जाएंगे। ऐसा कहकर जियांगचैंग वहाँ से दूर हट जाता है। विंग कहता है पक्का ले जाओ ना, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। जियांगचैंग कहता है मैंने आपकी बात का कभी बुरा माना है, जाइए। विंग हमेशा हिला देता है और कहता है थैंक यू जियांगचैंग। ऐसा कहकर विंग साइकिल पर बैठ जाता है और तेज़ी से साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। विंग अपने कॉलेज जा ही रहा था कि अचानक रास्ते में एक कार आकर विंग की साइकिल पर टक्कर मार देती है। विंग सीधे ज़मीन पर जाकर गिरता है जिस वजह से उसके घुटने छिल जाते हैं। विंग उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तभी उस कार से एक पर्सन बाहर निकलता है और विंग को घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना। विंग हाँ में सर हिला देता है और साइकिल की तरफ देखता है। साइकिल लगभग टूट चुकी थी। विंग कहता है अब मैं क्या करूँगा, अगर आंटी ने साइकिल ऐसी हालत में देखी तो वो और गुस्सा करेंगी, मुझे ये साइकिल लानी ही नहीं चाहिए थी। विंग का उस इंसान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। विंग तो अपना ही रोना रोया जा रहा था। वो पर्सन जब विंग को इस तरह से रोता हुआ दिखता है और कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें मैं नई साइकिल दिला दूंगा। विंग कहता है नई साइकिल दिलाने से क्या होगा, आंट तो पहचान लेगी ना। जब वो पर्सन विंग की ऐसी बातें सुनता है तो एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी साइकिल सही करवा दूंगा, अब तो ठीक है ना, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। विंग उस पर्सन को घूर कर देखता है। अचानक से विंग की आंखें उस पर्सन पर ही टिक जाती है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम था। विंग अपने मन में सोचता इतना हैंडसम अल्फा सच में होते हैं क्या, मैंने आज पहली बार देखा।
वो अल्फा विंग को घूर कर देखता है और कहता क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। विंग नामे सर हिलाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में बहुत तेज की दर्द होता है। वो पर्सन जल्दी से विंग को ब्रांडेड स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। वो पर्सन कहता है कि तुम चल नहीं पा रहे हो, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं वहाँ छोड़ दूँगा। विंग कहता है लेकिन मेरा इस वक्त कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, आज मेरे कॉलेज में सेमिनार है, मुझे किसी भी हाल में ये अटेंड करना होगा, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो पर्सन विंग को घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पहले डॉक्टर फिर कॉलेज, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा और तुम्हारी साइकिल भी ठीक करा दूँगा, तो अभी फ़िलहाल डॉक्टर के पास चलो। विंग कहता है लेकिन जो आ रहे हैं वो तो चला जाएगा ना। वो पर्सन विंग को घूर कर देखता है और कहता है कौन आ रहा है तुम्हारे कॉलेज में जो चला जाएगा, और तुम्हारा कॉलेज अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे उनसे कुछ टिप्स लेना था, वो थीसिस देने वाले थे, आज हमारे कॉलेज में भाषण देने वाले थे, मुझे सुनना था। वो अल्फा विंग की तरफ देखता है और कहता है मैंने पूछा कौन आ रहा है। विंग घबराते हुए कहता है कोई लैन वांगजी है, वो चाइना के सबसे बड़े नंबर 1 बिजनेसमैन है। वो पर्सन विंग को घूर कर देखता है और कहता है क्या तुम लैन वांगजी को नहीं जानते। विंग कहता नहीं, वो एक्चुअली में सबको पता है लैन वांगजी कैसा दिखता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है ना, मैं बस सुना है उनके बारे में, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है, आज वो हमारे कॉलेज में आने वाले हैं, तो मैं उनका लेक्चर अटेंड करना था, लेकिन अपनी मेरी टांग, ऐसा कहकर विंग अपनी टांगों की तरफ देखने लगता है। वो पर्सन कहता है कुछ नहीं होगा, जब तक तुम अटेंड नहीं करोगे वो पर्सन भी अटेंड नहीं करेगा। विंग घूर कर उसको देखता है और कहता है क्यों, तुम क्या उसको रोकोगे। वो पर्सन हाँ में सर हिला देता है और कहता मैं चाहूँ तो उसे रोक सकता हूँ, चलो अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा कहकर वो पर्सन उसे लेकर कार में आकर बैठ जाता है। विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है लेकिन वो आपका कहना क्यों मानेगा। वो पर्सन विंग की तरफ घूर कर देखता है और एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है क्योंकि वो पर्सन मैं खुद ही हूँ, तो मैं अपनी बात खुद ही मानूंगा ना। अब जब तुम हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाऊँगा, तो जब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा तो मैं लेक्चर कैसे दूँगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है इसका मतलब आप लैन वांगजी हो, यानी कि चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन। वांगजी विंग की तरफ घूर कर देखता है और हाँ में सर हिला देता है। विंग कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वो हो सकते हो, आप तो। ऐसा कहकर विंग चुप हो जाता है। वांगजी कहता है क्या हुआ, मैं तो क्या। विंग कहता है मैंने सोचा था कि वो कोई ओल्ड मैन होगा, लेकिन आप तो बहुत यंग हो। ऐसा कहकर विंग घबरा रहा था। वांगजी उसे घूर कर देखता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ तो ओल्ड हो जाऊँगा। विंग कहता नहीं, मुझे लगा कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो आप शायद ओल्ड होंगे, बस मैंने इमेजिन किया था। ऐसा कहकर विंग जल्दी से विंडो से बाहर देखने लगता है। वांगजी उसकी इस तरह की बातें सुनकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अपने ड्राइवर को कहता है किसी क्लिनिक में ले चलो। ड्राइवर हाँ में सर हिलाता है और सीधे एक क्लिनिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो डॉक्टर के पास जाना है। विंग कहता ऐसा कहकर विंग कार खोलने की कोशिश करता है तो वांगजी उसे रोक देता है और कहता है तुम मत खोलो, मैं खोलता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपने साइड से बाहर आता है और विंग के साइड का डोर ओपन करता है और विंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करने लगता है। विंग जब ये देखता है तो घबराने लगता है और कहता है नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, मैं चल सकता हूँ। वांगजी उसे घूर कर देखता है और कहता है तुम चल सकते हो, रियली। तुम थोड़ी देर पहले लड़खड़ा रहे थे और अभी अगर चलने की कोशिश की ना तो तुम्हारे जख्मों से और ज़्यादा ब्लड आने लगेगा, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, मैं जैसे लेकर जा रहा हूँ जाने दो। ऐसा कहकर वांगजी विंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और क्लिनिक के अंदर लेकर जाता है। डॉक्टर विंग का चेकअप करते हैं और उसके बाद उसके चोटों पर बैंडेज कर देते हैं। उसके बाद विंग को बाहर लाया जाता है। डॉक्टर वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनको कुछ दिन तक चलना अवॉइड करना पड़ेगा, ये कुछ दिन तक चल नहीं सकते, इन्हें व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है नहीं, मैं व्हीलचेयर का इस्तेमाल मैं चल सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं अगर आपने चलने की कोशिश की तो आपके घुटनों से और ज़्यादा ब्लड आने लगेगा, क्योंकि अभी उसे हील होने की ज़रूरत है और जब तक वो हील नहीं होगा तब तक आप चल नहीं सकते। विंग की व्हील चेयर पर मैं कैसे रह सकता हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठ सकता। डॉक्टर कहते हैं लेकिन बैठना पड़ेगा, अगर चलना चाहते हो तो बैठना पड़ेगा तुम्हें व्हील चेयर पर कुछ दिन तक। वांगजी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि आप उसे व्हील चेयर दे दीजिए।
बींग कहता है नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। वांग जी घूर कर देखता है और कहता है चुपचाप बैठे रहो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। बींग आगे कुछ नहीं कहता और चुपचाप ही रहता है। तब तक नर्स व्हीलचेयर लेकर आ चुकी थी। वांग जी बींग को उठाकर सीधे व्हीलचेयर पर बैठा देता है। बींग कहता लेकिन वांग जी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया ना चलने से, तो तुम आगे नहीं चलोगे जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। बींग अब कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी बिल पेमेंट करता है और उसके बाद बींग को व्हीलचेयर पर लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पर उनका ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। वांग जी जल्दी से बींग को कार में लाकर बैठा देता है और व्हीलचेयर को भी उसके कार में रख लेता है। बींग घबरा रहा था। बींग कहता आपके बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। वांग जी बींग को घूर कर देखता है और कहता है मैंने तुमसे पैसे मांगे। बींग कहता नहीं फिर भी आपने मेरे लिए खर्च किया है, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, आपको मेरी साइकिल रिपेयर कराने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मैं बाद में करवा लूँगा। वांग जी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल खरीद देता हूँ। बींग कहता है नई साइकिल की ज़रूरत नहीं, वो पुराना वाला मैं खुद रिपेयर करा लूँगा। वांग जी कहता है मैंने कहा ना, वैसे भी तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ है, तो इसका मतलब ये सब मुझे ही करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बींग कहता नहीं आपने इतना कर दिया, वो वही काफ़ी है। वांग जी कहता चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हारे मुँह से एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। विंग जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रख लेता है और कहता है ठीक है कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा कहकर विंग विंडो से बाहर देखने लगता है। वांग जी ड्राइवर को कहता है सीधे कॉलेज ले चलो। ड्राइवर हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद उनके कॉलेज में पहुँच जाता है। वांग जी फिर से कार से बाहर निकलता है और विंग के साइड का आकर डोर ओपन कर देता है और व्हीलचेयर को भी बाहर निकाल लेता है और विंग से कहता है चलो बैठो। विंग घबरा रहा था। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे थे, कुछ स्टूडेंट वांग जी को पहचानते थे तो आपस में ही बात कर रहे थे, ये लैनवांग जी है ना, वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन, आज ही तो ये हमारे यहाँ आने वाले थे एज ए गेस्ट। सब हाँ में सर हिलाते हैं। उधर वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे व्हीलचेयर देता है। सब लोग ये भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते ये तो हमारे कॉलेज का ब्यूटिशियन है ना, ये लैनवांग जी को कब से जानता है, और लैनवांग जी इसकी हेल्प कर रहे हैं, और इसके पैरों को क्या हुआ, ये व्हीलचेयर पे क्यों बैठा हुआ। तब तक कॉलेज के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ आ गए थे वांग जी के स्वागत करने के लिए। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है लेकिन सबकी नज़र विंग पर ही थी जो व्हीलचेयर पर बैठा था और अपनी नज़र नीचे किए हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके बाद प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मैं आते वक्त इसका एक्सीडेंट हो गया था मेरी कार से। प्रिंसिपल जब ये सुनते तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिए, हमें लेकर चलते हैं। वांग जी मना कर देता है और कहता है नहीं मैं खुद ही लेकर चलूँगा, कहाँ जाना है मुझे बता दीजिए। वांग जी की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल उसे बता देते हैं कि किस तरफ जाना है। वांग जी और विंग आगे आगे चल रहे थे और प्रिंसिपल और उनका स्टाफ वांग जी के पीछे पीछे। वांग जी विंग को लेकर मेन हॉल में आ जाता है। प्रिंसिपल वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं आपको अब स्पीच देना होगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो। विंग हमें सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी विंग को वहीं पर छोड़कर स्टेज पर आता है और स्पीच देना स्टार्ट कर देता है। विंग भी वांग जी का स्पीच ध्यान से सुन रहा था। कुछ घंटों में वांग जी का स्पीच देना जाता है। सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे, विंग भी क्लैपिंग कर रहा था, लेकिन वांग जी की नज़र सिर्फ विंग पर थी कि विंग कितना खुश होकर क्लैपिंग कर रहा है। कुछ देर बाद वांग जी स्टेज से नीचे उतर जाता है और विंग के पास आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। वांग जी कहता है नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी खुद ही विंग का व्हीलचेयर को आगे की तरफ ले जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल का कुछ स्टाफ वहाँ पर आ जाता है और कहता है सर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, हम इसे इसके घर पहुँचा देंगे। वांग जी कहता है नहीं मैं उसे खुद लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर वांग जी विंग के व्हीलचेयर को आगे की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी विंग को लेकर सीधे अपनी कार के पास आ जाता है। ड्राइवर जैसे ही ये दिखता है तो जल्दी से गेट खोल देता है। वांग जी फिर से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे कार में बैठा देता है। विंग कहता लेकिन मैं खुद चला जाता ना। वांग जी कहता नहीं तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी परफेक्टली निभाना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी अनपरफेक्ट अच्छा नहीं लगता, सब चीज़ परफेक्ट हो तो वही अच्छा लगता है। विंग वांग जी को एक नज़र घूर कर देखता है और उसके बाद अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी विंग के व्हीलचेयर को भी कार में रख लेता है और कार में आकर बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है इसके घर ले चलो। वांग जी की बात सुनने के बाद ड्राइवर विंग की तरफ देखता है और कहता है सर आप अपना एड्रेस बताएंगे। विंग जब एड्रेस के बारे में सुनता है तो घबरा जाता है और कहता है एड्रेस। विंग अपने मन में सोचता है अगर आंट ने देख लिया तो आंट तो गुस्सा करेगी, उन्हें अगर पता चल गया मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने जियांग चंग की साइकिल भी तोड़ दी तो मेरा क्या होगा। विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं सर आपको मुझे यहीं छोड़ देना, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद टैक्सी लेकर घर जा सकता हूँ। वांग जी कहता है नहीं मैंने पहले ही कहा ना तुम मेरी जिम्मेदारी हो। विंग कहता है लेकिन सर। वांग जी कहता है और ये सर क्या लगा रखा है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो।
विंग जब ये सुनता है तो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपको मैं नाम से कैसे बुला सकता? आप तो कितने बड़े बिजनेसमैन हो, मैं आपको नाम से बुलाऊंगा थोड़ी अच्छा लगेगा। वांग जी कहता है, तुम हमेशा इस तरह से हकलाते हो या आज कुछ स्पेशल ओकेशन है? विंग कहता है, नहीं, मैं कब घबराता हूँ, वो कभी कभी घबराता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है, तुम मेरे स्पीच को सुनने के लिए बीच सड़क पर इतने पागलों की तरह साइकिल चलाते हुए आ रहे थे, तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे सामने से कौन आ रहा है, तो तुम्हें मेरी स्पीच सुनना पसंद है? विंग कहता है, नहीं, वो कॉलेज में कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे, आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ना, अगर वहाँ पर किसी को जॉब मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। वैसे भी मैं बहुत बदकिस्मत हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ आपकी कंपनी में जॉब के लिए, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी तक तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं सुनना चाहता था कि आपने इतनी तरक्की कैसे की? विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, किसने तुमसे कहा कि तुम बदकिस्मत हो? विंग जब ये सुनता है तो कहता है, मैं रियली में बदकिस्मत हूँ, आपको पता है आज तक मैंने अपना कभी भी बर्थडे नहीं मनाया। पूछो क्यों नहीं मनाया? वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों नहीं मनाया? विंग कहता है, जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था ना, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, हमेशा के लिए। वो ऊपर चली गई थी, स्टार बन गई है। मैं अक्सर रातों को उनको देखता हूँ, उनकी बहुत याद आती है। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी जब ये सुनता है हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी मदर नहीं है और तुम्हारे फादर? विंग कहता है, नहीं, वो जिंदा है, लेकिन वो कभी मेरा फेस नहीं देखते, मैं कभी उनके सामने भी नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी वजह से मेरी माँ। ऐसा कहकर विंग नीचे नजरें कर लेता है। वांग जी इसके आगे कुछ भी नहीं कहता। फिर ड्राइवर फिर से एड्रेस पूछता है। विंग जब ये सुनता है तो जियांग मैंसन का एड्रेस बता देता है। वांग जी विंग को घूर के देखता है और कहता है, तुम जियांग फैमिली के सन हो? विंग कहता है, हाँ, लेकिन मेरा कहीं नाम नहीं है कि मैं जियांग फैमिली का हूँ। मेरी माँ ने जब मैं मरने से पहले मेरा नाम रख के गई थी, वही मेरा नाम है, बिहिंग। मेरे नाम के आगे मेरे डैड का नाम नहीं है, मेरे नाम के आगे मेरी माँ का नाम है। डैड ने अपना नाम तक नहीं दिया। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। जी आगे कुछ नहीं कहता और कहता, चलो तुम्हारे घर छोड़ दूँ? विंग कहता, छोड़ तो दोगे, लेकिन थोड़ा दूर छोड़ना, अगर आंट ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, फिर मुझे डांटेंगी भी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, अगर मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा? विंग कहता है, तब तो नहीं होगा, लेकिन अब आपके जाने के बाद होगा, इसलिए प्लीज़। ऐसा कहकर विंग फिर से देखने लगता है। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर चलूँ तो नहीं जाऊँगा। विंग कहता है, थैंक यू। तभी वांग जी को कुछ याद आता है और ड्राइवर से कहता है, उससे पहले कार को एक साइकिल शॉप पे लेकर जाना। विंग कहता है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, तुम्हारी साइकिल वही बीच रोड पे पड़ी हुई है, अब तक तो कोई उठा कर भी ले जा चुका होगा, अब वो साइकिल तो मिलने से नहीं, उसकी जैसे दिखने वाली एक साइकिल खरीद देता हूँ। विंग कहता है, आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। वांग जी कहता है, मैं बहुत पैसे कमा चुका हूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े या कुछ भी हो। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग को इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। जियांग चंग के बाद किसी ने उसकी केयर की थी। जियांग चंग केयर करता था, लेकिन मैडम यू और जियांग फैमिली के सामने जियांग चंग कुछ भी नहीं कहता था। विंग यही सोच रहा था, तब तक ड्राइवर कार को एक साइकिल शॉप पर खड़ा कर देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता, चलो, तुम्हारे भाई के लिए साइकिल लेनी है ना? विंग हमें सर हिला देता है और कहता, लेनी है। वांग जी फिर से कार से बाहर आता है और विंग को फिर से बेयर चेयर पर बैठाता है और उसे शॉप के अंदर लेकर जाता है। विंग बहुत सारी साइकिलों को देखता है। विंग को भी एक साइकिल पसंद आई थी, लेकिन वो वांग जी को थोड़ी कह सकता है कि उसके लिए वो वाली साइकिल खरीदे। विंग बार बार उस साइकिल को देख रहा था। उधर वांग जी जियांग चेंग की साइकिल से मैच करता हुआ साइकिल देख रहा था, उसे पसंद भी आ जाता है। वांग जी एक साइकिल लेता है, लेकिन तभी वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। विंग किस तरफ देख रहा है? विंग बार बार एक साइकिल को देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है, तो फिर मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। विंग कहता है, नहीं, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और खरीद के दे भी दिया तो मैं उसे घर नहीं ले जा पाऊँगा, आंट गुस्सा करेंगी, नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जब जॉब करने लगूँगा ना तब मैं अपने लिए साइकिल खरीद लूँगा, वैसे भी मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ।
मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं, जितना पैसा मिलता है पार्ट टाइम जॉब से। तभी अचानक से विंग को याद आता है, अरे उसे तो पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना था। विंग का फेस उदास हो जाता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम अचानक से उदास क्यों हो गए? विंग कहता है, मैं कुछ दिन अपने जॉब पर नहीं जा पाऊँगा। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। विंग कहता है, तुम एक हफ्ते में कितना कमा लेते हो? विंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, तुम्हें अपने जॉब से कितने पैसे कमा लेते हो? तुम्हें कम से कम 10 दिन तुम चल नहीं पाओगे। 10 दिन के पैसे मैं दे देता हूँ। विंग कहता है, हाँ आप क्यों दोगे? आपको मेरे लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब करना है, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख लेता हूँ। जब से तुम जॉब पर आओगे, तुम्हारी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके मैं पैसे काट लूँगा। विंग कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता हूँ, तुम बताओ, तुम एक हफ्ते में कितना कमा लेते हो? विंग कहता है, वो मैं बस 500 या 600 युआन टिप मिलाकर, अगर कस्टमर खुश हो जाते हैं तो टिप देते हैं, तो हफ्ते में 600 युआन हो जाते हैं। वांग जी हैरान होकर कहता है, बस 600 युआन? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मेरे खर्चे के लिए ठीक है, बस मेरे खर्चा ही कितना है, बुक्स लाना होता है और अपने लिए 1-2 जोड़ी कपड़े। ऐसा कहकर विंग नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी कहता हूँ, ठीक है। वांग जी जल्दी से अपने पॉकेट से 1200 युआन निकालता है और विंग के हाथ में दे देता है। विंग जब इतने पैसे दिखते हैं तो कहता है, इतने सारे नहीं चाहिए, सिर्फ 600 युआन। वांग जी कहता है, तुम्हारी सैलरी से काट लूँगा, चिंता मत करो। विंग जब ये सुनता है तो उसके फेस में एक हल्की सी स्माइल आती है और कहता है, थैंक यू। तभी विंग के पेट से आवाज़ आने लगती है, गुड़ गुड़। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें भूख लगी है? विंग कहता है, नहीं भूख नहीं लगी, आप मुझे मेरी घर छोड़ दो। वांग जी कहता है, तुम्हारे पेट से आवाज़ आ रही है, तुम्हारा स्टमक साउंड कर रहा है। विंग कहता है, वो तो अक्सर करता है, उसको तो आदत है ऐसे आवाज़ करने की। वांग जी घूर कर विंग को देखता है और कहता है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। विंग कहता है, नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर कुछ खा लूँगा। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, चुपचाप चलो मेरे साथ। उसके बाद वांग जी विंग को बाहर लेकर आ जाता है। विंग वांग जी को मना कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग की एक बात नहीं सुनता और उसे लेकर सीधे रेस्टोरेंट में आ जाता है और विंग को मेन्यू कार्ड देता है और कहता है, तुम्हें जो पसंद है वो मंगवा सकते हो। विंग कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या मिलता है और किस तरह का मिलता है, मैंने कभी रेस्टोरेंट में आकर खाना नहीं खाया। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं आए? विंग नामे सर हिला देता है। विंग अपनी नज़र नीचे किए हुआ था। वांग जी खुद की तरफ से ही विंग के लिए और खुद के लिए ऑर्डर कर देता है। विंग कहता है, वो एक्चुअली मैं, सर आप बुरा ना माने तो मैं अपने भाई के पास कॉल लगा सकता हूँ? वो काफ़ी देर हो गई है, वो मेरे चिंता कर रहा होगा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वांग जी अपना फ़ोन निकालता है। अब विंग जल्दी से जियांग चैंग का नंबर बता देता है। विंग जियांग चैंग को कॉल करता है और कहता है, चैंग वो मुझे माफ़ कर देना, वो तुम्हारी साइकिल, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही विंग ये बोलता है, जियांग चैंग सुनता है तो कहता है, तुम कहाँ पर हो? विंग कहता, वो मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ। जियांग चैंग कहता है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। विंग कहता, नहीं मैं घर चला जाऊँगा। जियांग चैंग कहता है, तुम वहीं पर रुको, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर जियांग चैंग जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। कुछ देर बाद वेटर भी खाना लेकर आ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, खाना स्टार्ट करो। विंग ने पहली बार इतने सारे फूड आइटम देखे थे, ये सब बहुत ही डिलीशियस नज़र आ रहे थे। विंग का तो पेट और ज़्यादा ज़ोर से गुड़गुड़ करने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, खाना स्टार्ट कर सकते हो। विंग कहता है, नहीं पहले आप कीजिए फिर मैं खाऊँगा। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपना चॉपस्टिक लेता है और खाना स्टार्ट कर देता है। विंग वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। विंग भी धीरे धीरे खाने लगता है। वांग जी एक नज़र विंग की तरफ देखता है और फिर से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में जियांग चैंग भी वहाँ पहुँच जाता है। जियांग चैंग जैसे ही विंग को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग इस वक्त व्हील चेयर पर था। जियांग चैंग भागकर विंग के पास आता है और कहता है, गगा आप ठीक तो हो? ये आपके पैरों को क्या हुआ? विंग कहता है, चैंग कुछ नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ी सी चोट लगी, 10-12 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन 10-12 दिन तक मैं चल नहीं सकता। जियांग चैंग कहता है, लेकिन आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? वांग जी कहता है, वो मेरी कार से हुआ है। जियांग चैंग वांग जी को घूर कर देखता है लेकिन जियांग चैंग वांग जी को पहचान गया था। वांग जी कहता, आप तो चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो ना लैन वांग जी? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता, ठीक है जाना मुझे, तुम मुझे पहचानते हो लेकिन तुम्हारा भाई मुझे नहीं पहचानता। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जियांग चैंग कहता है, वो कैसे पहचानेगा, उसे सब चीज़ थोड़ी पता रहती है, वो घर का काम करता है या तो कॉलेज जाता है या घर करता है, बस उसकी दुनिया इतनी ही है। वांग जी विंग को एक बार घूर कर देखता है और जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम भी आकर बैठो, तुम चाहो तो तुम भी खा सकते हो। जियांग जी कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं खाकर आया हूँ। विंग कहता है, चैंग
बैठो ना, मुझे अजीब लग रहा है, तुम मेरे साथ बैठोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जियांग चंग जब ये सुनता है तो विंग के पास जाकर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों भाई मिलकर खाने लगते हैं। जियांग चंग विंग को अपने हाथों से खिला रहा था और विंग भी अपने हाथों से जियांग चंग को खिला रहा था। वांग जी दूर से ही इसको देख रहा था। वांग जी के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांग जी और उसका भाई लेन सिचन का भी रिश्ता कुछ इस तरह से ही है। वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों भाइयों में तो बहुत प्यार है। जियांग चंग मुस्कुरा देता है और कहता कहने के लिए हम दोनों सौतेले भाई हैं, स्टेप ब्रदर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना गगा? विंग भी हमेशा हिला देता है और कहता उस घर में इकलौते तुम ही तो हो जिसको मेरी परवाह रहती है, नहीं तो कोई भी मेरी तरफ नहीं देखता। अगर तुम नहीं होते तो मेरा ख्याल कौन रखता? ऐसा कहकर विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी विंग की बातें सुन रहा था। जियांग चंग कहता है, गगा मैं हूँ ना, हाँ अभी मैं छोटा हूँ, अभी मैं सिर्फ 15 साल का हूँ, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाता हूँ, लेकिन मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना तो माँ और बाबा दोनों से ही आपको बचाऊँगा, प्रॉमिस। ऐसा कहकर जियांग चंग हल्के से मुस्कुरा देता है। विंग जल्दी से जियांग चंग की नोच को पकड़ता है और धीरे से खींचता है। जियांग चंग और दोनों मस्ती कर रहे थे। वांग जी दूर बैठे ही उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर में उन लोगों का खाना हो जाता है। वांग जी सब बिल पे करता है। जियांग चंग कहता, नहीं आपको पे करने की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। वांग जी कहता है, ट्रीट मेरी तरफ से थी, ऊपर से मैंने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट करवा दिया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जियांग चंग ऐसा कहता है, आपने ऑलरेडी गगा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, अब मैं गगा को अपने साथ लेकर जाऊँ? वांग जी हमेशा हिला देता है। जियांग चंग विंग की व्हील चेयर को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वांग जी कहता, रुको। जियांग चंग रुक जाता है। वांग जी किसी को कॉल करता है। तब तक रेस्टोरेंट के अंदर ड्राइवर आ चुका था, जिसके हाथ में एक साइकिल थी। जियांग चंग साइकिल को देखकर हैरान हो जाता और कहता, ये साइकिल? वांग जी कहता, हाँ वो एक्चुअली मैंने साइकिल तोड़ दी थी ना, तो मैंने नहीं खरीदी है, तुम्हारी जैसी दिखने में ही है, सेम टू सेम, लेकिन इसके फीचर कुछ अलग है, तुम इसे रख लो। जियांग चंग कहता, उसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता, लेकिन जियांग अगर घर में साइकिल नहीं लेकर गए और आंट ने पूछा तो तुम क्या बताओगे? जियांग चंग कहता, गगा उसकी चिंता आप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह दूंगा मेरे साइकिल कहीं गिर गया या किसी ने चोरी कर लिया, ऐसे बच जाते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह से इनकी साइकिल लेना अच्छी बात नहीं है ना गगा? विंग हमेशा हिला देता है और कहता, आप ये साइकिल ले जाइए वापस, हमें नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही डर रहा था। जियांग चंग कहता है, मैं हूँ ना, आपको डरने की क्या ज़रूरत है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। विंग कहता है, लेकिन मेरी टांगे। जियांग चंग कहता है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा गगा। ऐसा कहकर जियांग चंग हल्के से मुस्कुरा देता है। वांग जी कहता है, नहीं ये साइकिल मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, तो तुम इसे अपने पास रखो, और हाँ मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे फ़ोन में आ चुका होगा, तो उसे सेव करके रख लेना, अगर कभी किसी वक्त भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना। जियांग चंग जब ये सुनता है तो वांग जी का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद कहता है, मैं अब अपने गगा को अपने साथ ले जा सकता हूँ? वांग जी में सर हिला देता है। उसके बाद जियांग चंग उस साइकिल को ले लेता है और विंग की व्हील चेयर को चलाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी भी बाहर आ जाता है तो देखता है कि जियांग चंग किस तरह से उस साइकिल को भी पकड़े हुए था और विंग की व्हील चेयर को ही पकड़े हुए था। वो दोनों को ही अपने साथ लेकर जा रहा था और दोनों भाई एक दूसरे से बातें करते करते जा रहे थे। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है, चलो घर चलते हैं। ड्राइवर हैरान हो जाता है और कहता है, सर आप ऑफिस नहीं जाएंगे? वांग जी कहता है, पता नहीं क्यों आज मुझे गगा की बहुत याद आ रही है, तो घर चलते हैं, पहले मैं गगा से मिलूँगा, उसके बाद अगर ऑफिस में कोई काम रहा तो मैं ज़रूर आकर करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं घर जाना चाहता हूँ। ड्राइवर जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है सर चलिए। उसके बाद वांग जी को ड्राइवर सीधे लैंड मैंसन में लेकर आ जाता है। वांग जी जैसे ही लैंड मैंसन में घुसता है, दो छोटी छोटी ट्विंस बेबी यानी बेबी गर्ल आकर वांग जी के पैरों से लिपट जाती है। वांग जी जब ये देखता है तो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, माय स्वीट प्रिंसेस, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब तक वैनकी वहाँ आ जाती है और कहती, वांग जी तुम ऑफिस नहीं गए, तुम घर आ गए? वांग जी कहता, हाँ साहब जी, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था। गगा कहाँ है? वैनकी कहती, वो सिचन अपने रूम में होंगे। वांग जी कहता है, क्या मैं गगा से मिल सकता हूँ? वैनकी कहती, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा गगा है, तुम जाकर पूछ सकते हो, तुम मिल सकते हो। ऐसा कहकर वैनकी स्माइल कर देती है। उसके बाद वैनकी अपनी दोनों बेटियों के पास आते हैं और कहते, चलो तुम दोनों के खाना खाने का टाइम हो गया है ना। ऐसा कहकर वैनकी दोनों ही जुड़वा गर्ल को अपने बाहों में उठा लेती है और डाइनिंग एरिया की तरफ चले जाती है। वांग जी कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है और उसके बाद सीधे अपने गगा के रूम में पहुँच जाता है। लैंस सिचन इस वक्त कुछ फाइलों में काम कर रहे थे। अचानक से वांग जी को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते, वांग जी तुम इस वक्त यहाँ पर? वांग जी जल्दी से जाकर लैंस सिचन के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी गगा,
लेंसचन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें और मेरी याद अचानक से कैसे आ गई? और तुम्हें तो इस वक्त अपने ऑफिस में आना चाहिए। वांग जी कहते हैं, क्यों, मैं घर नहीं आ सकता? लेंसचन कहते हैं, तुम घर आते कब हो? सारा दिन अपने ऑफिस में ही बिताते हो। इतना भी क्या पैसे कमाना वांग जी कि घर का ही होश ना रहे? वांग जी कहता है, मैं ये अपने लिए थोड़ी कमा रहा हूँ गगा, आपको तो पता है ना। लेंसचन कहते हैं, हाँ मुझे पता है वांग जी, तुम ये सारे पैसे हम सबके लिए कमा रहे हो। मैं तुमसे ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपने परिवार को खुश रख सकूँ। लेकिन मॉम डैड और लैन हुई, उनको तो तुम अच्छे से पहचानते हो, तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, उनको छोड़ भी नहीं सकता। वांग जी अपना फेस सेट कर लेता है और कहता है, मॉम ने फिर से आपसे सेकंड मैरिज की बात की? लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, उनके करने से और ना करने से क्या होगा, मैं जब करूँगा ही नहीं, मेरे लिए मेरी वाइफ ही सब कुछ है। वैन किंग ने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसको ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। और मैं खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं। वांग जी कहता है, मैं भी खुश हूँ गगा, आपके लिए आपने जो डिसीजन लिया है सही लिया है। तभी वहाँ लैन हुई दौड़ते हुए आ जाती है, जिसकी उम्र इस वक्त 15 साल की थी। लैन हुई दौड़ती हुई आके कहती, गगा अब घर आ गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसा जल्दी से वांग जी के लैब पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन वांग जी खड़ा हो जाता है और लैन हुई को बेड पर बैठा देता है और कहता है, तुम अभी हो चुकी हुई, इस तरह से मेरे लैब पर आकर मत बैठा करो। लैन हुई अपना मुंह बना लेती है और कहती है, लेकिन मैं तो आपके लिए छोटी हूँ ना, आप तो पहले लैब पर बैठाते थे। वांग जी कहता, हाँ बैठाता था, तब तुम छोटी थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी हो। लैन हुई अपना मुंह बना लेती है। लैन सिचन के फेस पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता, वांग जी तुम्हें पता है ना वो हमारी छोटी बहन है, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हो? वांग जी कहता, अब ये छोटी नहीं रही है गगा, ये बड़ी हो चुकी है। लैन हुई कहती है, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ। वांग जी कहता, हाँ मुझे पता है तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लैन हुई कहती, गगा वो मैंने ऑनलाइन में ना एक पर्स देखा है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप दोगे? वांग जी कहता, कितने? लैन हुई कहती है, 10,000 युवान। लैन सिचन जब ये सुनते तो हैरान होकर लैन हुई की तरफ देखते और कहते हैं, 10,000 युवान? वही तुम्हारा दिमाग खराब है, 10,000 युवान का कोई पर्स खरीदता है? लैन हुई कहती है, क्या करूँ गगा, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है और इकलौते मेरे पास नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? वांग जी कहता, गगा मैं दे देता हूँ। लैन सिचन वांग जी को घूर कर देखते हैं और कहते, वांग जी इस तरह से ये बिगड़ रही है, तुम इसकी हर जरूरत है कि इस तरह से पूरा मत क्या करो, ये बिगड़ रही है और मुझे ये पसंद नहीं है। इसको पर्स चाहिए ठीक है मानता हूँ, लेकिन इतना महंगा सिर्फ सॉल्व करने के लिए ये अच्छी बात नहीं है। वांग जी कहता, गगा क्यों बहस करे, अब ये रोना स्टार्ट कर देगी, उसके बाद माँ के पास और बाबा के पास चली जाएगी और माँ बाबा फिर हमें दोनों को डांटेंगे, इससे अच्छा तो इसको मैं दे ही देता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपने एक ब्लैक कार्ड निकालता है और लैन हुई के हाथ में देता है और कहता है, पर्स लेने के बाद कार्ड मुझे वापस कर देना। लैन हुई बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से वांग जी को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू गगा, आप कितने अच्छे हो, आप दे देते। और सिचन गगा वो कुछ भी नहीं देते। ऐसा कहकर लैन हुई जीप चिराते हुए लैन सिचन को वहाँ से चली जाती है। लैन सिचन अपना हेडसेट करते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम उसे बिगाड़ रहे हो। वांग जी कहता है, गगा वो हमारी इकलौती बहन है, थोड़ी सी बिगड़ भी जाएगी तो क्या होगा? लैन सिचन कहते हैं, वांग जी उसे पैसों की कदर नहीं है, पैसे कितने मेहनत से आते हैं उसे बिल्कुल भी पता नहीं है, वो हमेशा खर्चा करती रहती है, इतना खर्चा अच्छी बात नहीं है, ये बिगड़ रही है, आगे चल के कोई परेशान नहीं ना आए, मैं यही सोच कर घबरा रहा हूँ। वांग जी कहता, गगा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना कमाने के लिए। लैन सिचन कहता है, जानता हूँ तुम हो कमाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह से पैसे बर्बाद करें, पैसे कितनी मुश्किलों से आते हैं ये हम दोनों को अच्छे से पता है ना वांग जी। जब हम दोनों इस शहर में आए थे माँ बाबा के साथ, तब क्या था हमारे घर में, हम एक छोटे से घर में रहते थे, एक ही रूम में हम सब रहा करते थे, तुमने मेहनत की मैंने मेहनत की, अब हम इस मेंशन में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसों की कीमत नहीं है, अभी भी पैसों की कीमत है, एक एक पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है वांग जी, और मैं तुम्हें उस तरह का मेहनत करता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो बेफजूल की खर्चा करे। वांग जी कहता है, अब गगा चल छोड़िए ना, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर निकल जाता है। लैन सिचन वांग जी को जाता हुआ देख रहे थे। लैन सिचन कहते, वांग जी तुम नहीं जानते कि कितनी बड़ी मुसीबत तुम अपने सर पे मोल ले रहे हो। लैन हुई जैसी दिखती है वैसी है नहीं, तुम उसे अभी तक समझ नहीं पाए हो वांग जी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, भले ही वो हमारी बहन है लेकिन वो हमारी सगी बहन नहीं है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है और अपना कोट रिमूव करता है, लेकिन तभी अचानक ज़मीन पर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वांग जी नीचे नज़र करता है तो एक लॉकेट था। वांग जी उस लॉकेट को उठाकर देखता है तो उसमें विहिंग लिखा हुआ था। वांग जी को अचानक से विहिंग की याद आ जाती है और कहता है, वो तब तक घर पहुंच चुका होगा ना। ऐसा कहकर वांग जी अपना हेडसेट करता है और उस लॉकेट को वहीं बेड टेबल पर रख देता है और वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। इधर हम विहिंग देखते हैं। जियांग चंग विहिंग को घर लेकर आया था। जैसे ही मैडम यू की नज़र विहिंग पर पड़ती है तो उन्हें बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है। मैडम यू गुस्से में एक जोरदार का स्लैप विहिंग के गाल पर मार देती है और कहती है, तुम इस टाइम घर वापस आ रहे हो,
और ये क्या है, व्हील चेयर पर क्यों आ रहे हो? जैंग से कहता है मॉम आप ये नहीं देख रही कि वो व्हील चेयर पर आपने आते साथ ही उसे मार दिया, आपको पता क्या हुआ था आज? मैडम यूँ कहती है क्या हुआ था? ये मनुष्य है, ये इसने कुछ ना कुछ ऐसी की होगी। जैंग से कहता है तुम ऐसा गलती क्यों सोचते हो? हाँ आपको पता है आज अगर गगा नहीं होते तो मैं अपनी टांग वापस नहीं आता। आज गगा की वजह से मैं सही सलामत चल कर आ रहा हूँ। मैडम भी हैरान हो जाती है और जियांगचंग की तरफ देखने लगती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? जियांगचंग कहता है वो आज ना मेरा एक एक्सीडेंट होने वाला था, मैं साइकिल चला के आ रहा था और अचानक से एक कार सामने से आ गई। वो तो गगा थे जो उन्होंने मुझे बचा लिया, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और खुद उस कार के सामने आ गए। मेरी साइकिल भी टूट गई है। मैडम ये जब ये सुनती थी कहती तुम्हारी साइकिल टूट गई इस नालायक की वजह से? जियांगचंग कहता मॉम मैंने क्या कह रहा हूँ ये सुन रहे हो कि वो कार मुझे ठोकर मार देती, मैं अब तक हॉस्पिटल में होता अगर गगा बीच में नहीं आए होते। गगा ने मेरी जान बचाई, आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और आप उन्हीं को गलत बता रहे हैं। मैडम ये कहते ठीक है अगर अब लेकिन घर का काम कौन करेगा? ये तो अपनी टांग तुड़वा के हुआ है। जियांगचंग कहता मॉम 1-2 दिन सर्वेंट घर का काम कर लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। आप सर्वेंट से बोलिए वो कर लेंगे, लेकिन गगा को पूरे 10 दिन की रेस्ट चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। मैडम यूँ अपना मुंह बना लेती है और कहती है जो मर्जी करे मुझे क्या। ऐसा कहकर मैडम यूँ घर के अंदर चली जाती है। जियांगचंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है चलो गगा मैं आपको आपके रूम में छोड़ कर आता हूँ। विहिंग जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है जियांगचंग तुमने आंट से झूठ क्यों बोला? जियांगचंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है गगा अगर मैंने मॉम को सच बोला ना तो पता है ना आपको और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए झूठ बोलकर ही सही अच्छा है, कम से कम आपको पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा ना। ऐसा कहकर जियांगचंग विहिंग को उसके रूम में लेकर आ जाता है। उसके बाद जियांगचंग विहिंग की हेल्प करता है उसे बेड पर बैठाने के लिए। विहिंग व्हील चेयर की तरफ देखता है और कहता है सर बहुत अच्छे थे, लैनवांग जी बहुत अच्छे हैं ना? जियांगचंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है उन्होंने तो अपना पर्सनल नंबर भी मुझे दिया है, अगर कभी मैं कोई परेशानी में फंसूँ या आप फंसो तो मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ, हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। विंग कहता है लेकिन उन्होंने बहुत खर्चा किया आज, और तुम्हें पता है जब मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब पे जाने में देर हो जाएगी और मैं जॉब पर नहीं जा पाऊँगा तो उन्होंने पूरे 1 हफ्ते की सैलरी मुझे दे दी। 1 हफ्ते की नहीं 2 हफ्ते की, ये देखो मुझे 1200 युआन मिले हैं। ऐसे कहकर विंग जियांगचंग को पैसे दिखाने लगता है। जियांगचंग कहता है सच में गगा इससे तो आपके लिए नए कपड़े आ जाएंगे। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है मेरे लिए मेरे नए कपड़े आ जाएंगे, और उन्होंने ना मुझे जॉब भी ऑफ़र की है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में मुझे जॉब मिलेगा, इंटर्नशिप कर पाऊँगा मैं। जियांगचंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है गगा, आप जॉब कर दिए, आप बहुत 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 पैसे कमाइए। और उसके बाद विंग जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है जियांगचंग जियांगचंग कहता है उसके बाद इस घर को छोड़ कर चले जाइएगा, ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। आप पैसे कमाइए और पैसे जमाइए और अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लीजिएगा, वो घर आपका अपना होगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। ऐसा कहकर जियांगचंग हल्के से मुस्कुरा देता है। लेकिन तभी मैडम यूँ वहाँ पर आ जाती है और विंग के हाथों में पैसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? विंग कहता वो मेरी सैलरी मिली थी। मैडम यूँ कहती है सैलरी मिली थी तो तुमने मुझे बताया कि नहीं? विंग कहता वो जियांगचंग कहता मॉम रहने दीजिए ना गगा के पास पैसे। मैडम यूँ कहती है इसके पास पैसे रहेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। ऐसा कहकर मैडम यूँ विंग के पास आती है और वो 1200 युआन विंग के हाथ से छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। जियांगचंग अपना मुंह बनाता है और कहता है गगा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो पैसे वापस लौटा कर दूंगा। विंग कहता है कोई बात नहीं, आंट ले गई है तो रहने दो। जियांगचंग कहता है गगा आपको नए कपड़े चाहिए थे ना, चलिए मैं बाद में आपको कपड़े दिला दूंगा। वो मुझे जो पॉकेट में नहीं देती है ना, मैं तो उतना खर्चा भी नहीं करता हूँ, सारा संभाल के रखता हूँ आपके लिए। जब आप ये घर छोड़ कर जाएंगे ना तब मैं आपको दूंगा, आप अपने लिए अपार्टमेंट ले लेना। ऐसा कहकर जियांगचंग मुस्कुरा देता है। विंग भी हल्के से मुस्कुरा देता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और रेडी होकर नीचे आ जाता है। सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर थे और अपना अपना डिनर कर रहे थे। वांग जी भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है, सबको वो करता है और उसके बाद अपना डिनर करने लगता है। तभी लैनी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है मॉम। लैनी कहती है बेटा तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? वांग जी हैरान होकर लैनी की तरफ देखता है और कहता है मैं समझा नहीं मॉम। लैनी कहती है देखो अब सिचन को बोलकर कोई फ़ायदा है नहीं, ये दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन हमें तो हायर चाहिए ना, इस फैमिली का हायर, लैंड हायर। लेकिन अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमें हायर कैसे मिलेगा? तुम उसे जब भी शादी के बारे में बात करो तुम मना कर देते हो। प्लीज़ वांग जी शादी कर लो बेटा। वांग जी कहता मॉम मेरी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब मुझे इंटरेस्ट आएगा तो मैं खुद बता दूंगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लैनी कहती मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी ओमेगा है, वो मैं जिस किटी पार्टी में जाती हूँ ना वहाँ मेरी एक फ्रेंड बनी है न्यू, उसकी बेटी है मियान मैन, बहुत अच्छी है देखने में और बहुत सुंदर भी है। तुम एक बार उससे मिलोगे ना तो सच में तुम उसे पसंद ही कर लोगे, मैंने तो एक नज़र में ही पसंद कर लिया। वांग जी जब ये सुनता है तो लैनी की तरफ घूर कर देखता है और कहता है
आपको वो पसंद है? लेनी हाँ में सर हिला देती है और मुस्कुरा देती है और कहती बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी कहता है अगर आपको वो पसंद है तो आप ही शादी कर लीजिए, मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लेन सिचन वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी पहले अपना डिनर ख़त्म करो, उसके बाद जाना। ऐसे बीच खाना छोड़कर नहीं जाते हैं, इससे खाने का अपमान होता है। वांग जी जब अपनी गगा की बात सुनता है तो फिर से बैठ जाता है और चुपचाप खाने लगता है। लेनी घूर घूर कर वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी जल्दी जल्दी अपना डिनर करता है और उसके बाद सीधे अपने रूम में चला जाता है। लेनी वांग जी को जाता हुआ देख रही थी। उसके बाद लेन कुरन की तरफ देखती है और कहती है देखा देखा आपने अपने छोटे बेटे को, ये कितना जिद्दी है, कब से कह रही हूँ शादी कर लो, लेकिन ये नालायक सुनता ही नहीं है। और इधर ये हमारा बड़ा बेटा सिचन, इसने शादी की तो हमें 2 ओमेगा गल दी है, एक अगर अल्फा भी हो जाता तो क्या हो जाता। ऐसा कहकर लेनी लेन सिचन की तरफ देखने लगती है। लेन सिचन गुस्से से लेनी की तरफ देखता है और कहता मॉम मेरे लिए दोनों ही प्यारी हैं, तो क्या हुआ, मुझे अल्फा बेटा नहीं हुआ तो मैं अपनी बच्चियों के साथ खुश हूँ। लेनी कहती है मैंने तुमसे सेकंड मैरिज के लिए कहा था। लेन सिचन गुस्से से लेनी की तरफ देखता है और कहता है मैंने पहले भी आपको बताया था और अब भी बता रहा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। मेरे लिए बैंकिंग ही काफ़ी है और मैं बैंकिंग की जगह किसी और को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा जिद की तो मैं अपनी बच्ची और अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। मैं इतना तो कमा लेता हूँ ना कि मैं उनका ख्याल अच्छे से रख सकूँ। ऐसा कहकर लेन सिचन लेनी को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी लेन कुरन कहते बस सिचन बहुत हो गया, तुम अपनी माँ से इस तरह से बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे भलाई के बारे में ही सोच रही है। लेन कुरन जब ऐसी बातें करता है तो लेन सिचन कहते हैं डैड आप भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, आप क्या मॉम को छोड़ सकते हैं। लेन कुरन कहते क्या कहा तुमने। लेन सिचन कहते हैं हाँ, जिस तरह आप मॉम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप मॉम से प्यार करते हो, उसी तरह मैं भी बैंकिंग से बहुत प्यार करता हूँ। लेनी कहती है लेकिन वो तुम्हें अल्फा बेटा नहीं दे सकता। लेन सिचन कहता है कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। उसके बाद लेन सिचन बैंकिंग की तरफ देखते हैं। बैंकिंग की आंखें हल्की हल्की छलक चुकी थी। लेन सिचन बैंकिंग का हाथ पकड़ते और कहते चलो बच्चियाँ इंतजार करी होगी। ऐसा कहकर लेन सिचन बैंकिंग को लेकर अपने रूम में आ जाता है। लेनी अपना मुँह बना लेती है। लेन हुई अभी चुपचाप अपना डिनर कर रही थी, उसे इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो कुछ कहती नहीं है और अपना डिनर करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेन कुरन और लेनी अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे। लेनी कहती है लगता है हम अपने ग्रैंडसन का चेहरा देखे बिना ही मर जाएंगे। लेन कुरन कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वांग जी को समय दो, वांग जी एक ना एक दिन शादी जरूर करेगा, सारी ज़िंदगी अकेला थोड़ी रहेगा, तुम उसके साथ जितनी ज़बरदस्ती करोगी वो उतना ही मना करता रहेगा, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, ज़्यादा जिद मत करो। लेनी कहती है शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगी आज के बाद। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग गुस्से में अपने रूम आ चुका था, लेकिन सीधे बालकनी चला जाता है और सिगरेट डाल कर सिगरेट पीने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी अपने रूम में वापस आ जाता है और बेड पर लेटने जाता है, लेकिन तभी अचानक वांग जी की नज़र बेड टेबल पर जाती है जहाँ पर विंग का लॉकेट रखा था। वांग जी उस लॉकेट को लेता है और ध्यान से देखने लगता है। अनजाने में ही वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वांग जी को अचानक से याद आता है विंग का तो एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैरों में तो चोट लगी है, क्या उसने मेडिसिन ली। वांग जी यही सोच रहा था। अचानक से वांग जी को याद आता है विंग ने उसके फ़ोन से जियांगचंग को कॉल किया था, तो क्यों ना जियांगचंग कॉल करके पूछा जाए कि विंग इस वक्त ठीक है कि नहीं। इसलिए वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और सीधे जियांगचंग को कॉल लगा देता है। जियांगचंग इस वक्त अपने रूम में था और स्टडी कर रहा था। जैसे ही जियांगचंग का फ़ोन रिंग करता है, जियांगचंग फ़ोन पिक करता है और कहता है हेलो। वांग जी जैसे ही जियांगचंग की आवाज़ सुनता है तो कहता है जियांगचंग। जियांगचंग हाँ में सर हिलाता है और कहता आप कौन। वांग जी कहता है मैं लेन वांग जी बोल रहा हूँ। जियांगचंग जैसे ही लेन वांग जी सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सर आपने मेरे पास कॉल किया। वांग जी कहता हाँ मैंने कॉल किया, वो मुझे तुम्हारे गगा के बारे में पूछना है, वो ठीक है ना, उसके पैरों में दर्द तो नहीं कर रहा और उसने अपनी मेडिसिन ली। कहता ओ तेरी, मैं तो गगा को मेडिसिन देना भूल ही गया, अभी जाकर देकर आता हूँ। भी सुनता है तो कहता है फ़ोन उसके पास ले जा सकते हो, मुझे उससे बात करनी है। जियांगचंग कहता मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जियांगचंग दौड़ते हुए विंग के रूम में पहुँच जाता है। विंग इस वक्त अपने बेड पर था और बुक रीड कर रहा था। विंग जैसे ही जियांगचंग को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है चैंग तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और अगर आंटी ने देख लिया तो वो तुम पर गुस्सा करेंगी, अभी तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए ना। जियांगचंग कहता है गगा मैं पढ़ ही रहा था, लेकिन वो उनका कॉल आया है। विंग हैरान हो जाता है और कहता है किनका कॉल आया है। वांग जी सब सुन रहा था। विंग जियांगचंग कहता है वो लैन वांग जी, मिस्टर लैन वांग जी का कॉल आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा घबरा जाता है। जियांगचंग जल्दी से फ़ोन विंग के हाथ में दे देता है और कहता है आप बात कर लेना और बात ख़त्म हो जाए तो मैं थोड़ी देर बाद आपका पास आऊँगा और लेकर चला जाऊँगा। और हाँ,
याद से आप अपनी मेडिसिन खा लेना, मैं अब अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा स्टडी करना है। ऐसा करके जांग जंग सीधे अपने रूम में चला जाता है। बिंग घबराते हुए हेलो बोलता है तो वांग जी कहता है तुम ठीक हो? बिंग हाँ मैं क्या सर हिला देता है और कहता है मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है तुमने अपनी मेडिसिन ली? बिंग कहता है नहीं अभी नहीं ली, थोड़ी देर बाद ले लूँगा, मैंने सोचा सोने से पहले ले लूँ तो अच्छा रहेगा। वांग जी कहता है ये गलत बात है, मेडिसिन हमेशा टाइम पर लेनी चाहिए, तुम सोने पर क्यों लोगे और तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? बिंग कहता वो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो मुझे पढ़ाई करनी है, अब मैं कुछ काम तो कर नहीं रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टडी ही कर लूँ। वांग जी कहता है गुड आइडिया, अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान रखना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, तुम कितने दुबले पतले से हो तुम्हें पता है? बिंग कहता हाँ मुझे पता है। वांग जी कहता तो तुम अच्छे से खाते क्यों नहीं हो? बिंग कहता खाता तो लगता नहीं है। ऐसा कहकर बिंग हल्के से स्माइल कर देता है। वांग जी बिंग की बातें सुन रहा था। उसके बाद वांग जी कहता है अच्छा अब जल्दी से मेडिसिन लो, मेडिसिन लेने के बाद चुपचाप सो जाना, ठीक है, ज़्यादा देर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ाई बाद में भी कर सकते हो। बिंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी बिंग को गुड नाइट बोल देता है और फ़ोन कट कर देता है। बिंग की फेस पर तो एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज से पहले तो किसी ने उसको इस तरह से फ़ोन करके या किसी ने ये तो नहीं कहा, जब बीमार पड़ता था कोई भी नहीं कहता था कि अपनी मेडिसिन ले लो, हमेशा बिंग खुद से ही याद करके मेडिसिन लिया करता था। लेकिन आज कोई आया है उसे ये याद दिला रहा है कि उसे मेडिसिन लेना है, इसलिए बिंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो जल्दी से मेडिसिन लेता खा लेता और कहता सर मैंने खा लिया, ऐसा कहकर मुस्कुरा देता है। और उसके बाद बिंग अपने आप से कहता है सर ने कहा है जल्दी सो जाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगा। ऐसा कहकर बिंग लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। यहाँ से सीन स्किप करके हम 15 दिन बाद का सीन देखते हैं। आज बिंग 15 दिन बाद कॉलेज जा रहा था। कॉलेज जाने के बाद बिंग अपनी क्लासेस ले रहा था, तभी पियून वहाँ आ जाता है और बिंग की तरफ देखता है और कहता है विभूषण तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, प्रिंसिपल सर ने तुम्हें बुलाया है। बिंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया है, मगर क्यों? बिंग कहता है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है कि तुम्हें मैं उनके ऑफिस में भेज दूँ तो तुम उनके ऑफिस चले जाना। बिंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद उठ जाता है और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस से जाता है। ऑफिस में जाने के बाद बिंग देखता है कि वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था। वांग जी को अचानक से देखकर बिंग हैरान हो जाता है। प्रिंसिपल बिंग की तरफ देखता है और कहता है विभूषण आकर बैठो। बिंग जब ये सुनता है तो वांग जी के बराबर में जाकर बैठ जाता है। प्रिंसिपल बिंग की तरफ देखता है और कहता है विभूषण मिस्टर लैंड तुमसे मिलने आए हैं, वो चाहते हैं कि तुम उनके लैंड कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप करो, जिस वजह से वो जॉब का ऑफर लेकर तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पर। बिंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है सच में सर? वांग जी कहता है मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो अब तुम मेरे ऑफिस में आकर जॉब कर सकते हो। बिंग बहुत खुश हो जाता है और अचानक से फिर से सीरियस हो जाता है और कहता है लेकिन अभी तो मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। वांग जी कहता है पता है, इसलिए 1 महीने बाद जब तुम्हारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तुम डायरेक्ट लैंड कॉर्पोरेशन में आ जाना, तुम्हें जॉब पर रख लिया जाएगा। बिंग बहुत खुश हो जाता है और वांग जी का जल्दी से हाथ पकड़ लेता है और कहता है थैंक यू सर, थैंक यू, मैं कितना खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। बिंग ने वांग जी को टच किया था। वांग जी हैरान होकर अपने हाथ को देख रहा था और एक बार बिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है अब मेरा हाथ छोड़ दो। बिंग जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से वांग जी का हाथ छोड़ देता है और वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। बिंग कहता है मैं अपनी क्लासेस ले सकता हूँ? वांग जी कहता है जाकर ले लो। बिंग जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते अचानक से बिंग का सर दरवाजे पर जाकर लगता है। बिंग कहता आउ लग गई। वांग जी जल्दी से उठकर उसके पास आ जाता है और उसके फोरहेड को देखने लगता है और कहता है ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? बिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लेकिन बिंग के सर पे तो आलू उग चुका था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है लेकिन तुम्हारे सर पे तो आलू उग गया है। बिंग जल्दी से अपने सर पर हाथ लगा कर देखता है तो सच में वहाँ एक आलू बन गया था। बिंग कहता है ये तो ऐसे कहकर बिंग घबरा रहा था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में मेडिसिन लगा लेना। बिंग कहता उसके बाद बिंग फिर से जाने लगता है जल्दी में, लेकिन फिर से टकराने वाला था। वांग जी कहता है अपना आलू संभाल के चलो। बिंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है मैं संभल के चलूँगा। ऐसा कहकर बिंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है उस पर बर्फ़ लगा लेना, राहत मिलेगी। बिंग हाँ में सर हिला देता है और जाने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांग जी प्रिंसिपल की तरफ दिखता है और कहता है उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना यहाँ पर? प्रिंसिपल कहते हैं नहीं, वो बहुत होनहार बच्चा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन क्लासेस बहुत कम लेता है, अक्सर छुट्टी कर लेता है। वो उसकी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो हूँ प्रिंसिपल ना, उसकी फैमिली मैटर में नहीं पढ़ सकता। वांग जी कहता इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, ना कि उसके घर गया। अगर उसके घर जाता तो उसको प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ आकर आपसे बात की है उसे जॉब देने की। उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझे पता है, उसकी फैमिली में उसे कोई भी नहीं देखता है। प्रिंसिपल हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं हाँ, उसका छोटा भाई वो बहुत अच्छा है, अक्सर आता है उसको छोड़ने कॉलेज।
उसके बाद वांग जी कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हमें पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। विंग आज सुबह रेडी हो चुका था और उसने घर का सारा काम भी कर लिया था। वो जाने वाला ही था कि अचानक मैडम यू उसके सामने आ जाती है। मैडम यू देखते हैं विंग बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। मैडम यू कहती है, इतनी सुबह ये सवारी कहाँ जा रही है? विंग कहता है, वो आज मुझे जॉब मिल गई है लैंड कॉर्पोरेशन में। मैडम यू जब ये सुनती है तो जोर जोर के हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें और जॉब, वो भी लैंड कॉर्पोरेशन में? तुम्हें कौन जॉब देने वाला है? विंग कहता है, एक्चुअली मैम मुझे इंटर्नशिप की जॉब मिली है, मैं वहाँ जाकर जॉब करने वाला हूँ। मैडम यू कहती है, अच्छा है, जाओ, लेकिन सैलरी कितनी देंगे? विंग कहता है, पता नहीं, आज पहली बार जा रहा हूँ, अब वहीं जाकर बातचीत करूँगा, सैलरी कितनी है। मैडम यू कहती है, तुम्हें पता है ना, जितनी भी सैलरी मिले सब मेरे हाथ में ला कर देना। विंग कहता है, जी मैं दे दूँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग चैंग वहाँ जाता है और जियांग चैंग आकर मैडम यू के पास बैठ जाता है। मैडम यू कहती है, उस नालायक को जॉब मिल गई। जियांग चैंग कहता है, हाँ मॉम मुझे पता है। मैडम यू कहती है, तुम्हें पता है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जियांग चैंग कहता है, मॉम बता के भी क्या फ़ायदा, और जॉब मिल गई है, अच्छा हुआ। मैडम यू कहती है, क्यों अच्छा क्यों हुआ? जियांग चैंग कहता है, मॉम ज़रा सोचिए, उसे जॉब मिल जाएगी, उसे सैलरी मिलने लगेगी और उसके बाद वो ये घर छोड़कर कहीं और चला जाएगा और उसके बाद डैड के ये सब कुछ मेरा ही तो है ना। आखिरकार डैड का बिज़नेस मुझे संभालना है। अगर वो यहाँ रहा और अगर उसने कहा कि उसे डैड का बिज़नेस संभालना है तो फिर तो मुश्किल आ जाएगी ना। मैडम यूँ सोचती है और कहती है, हाँ आखिरकार वो भी तो इसी घर का बेटा है, हम माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन वो है तो इसी घर का बेटा, वो अगर चाहे तो अपना हक मांग सकता है। जियांग चैंग कहता, तभी तो मैं चाहता हूँ जितने जल्दी हो सके वो ये घर छोड़कर चला जाए, इसलिए आप उससे उनकी सैलरी मत लिया करो, उसकी सैलरी उनके पास ही रहो, वो जमा हो जाएगा तो वो अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लेंगे। अगर आप उनसे उनकी सैलरी छीन लोगे तो वो अपार्टमेंट कहाँ से लेंगे और ये घर छोड़कर कैसे जाएंगे? मैडम कहती है, तुम ठीक कह रहे हो चैंग, अब से मैं उसे उसकी सैलरी नहीं लूँगी, वो जॉब करना चाहता है ना, जॉब करे। जियांग चैंग मन ही मन में खुश हो जाता है और कहता है, मॉम आप इसी भाषा में समझती हो, इसलिए मैंने यही भाषा समझाई है। कम से कम बीघा अच्छे से तो रहेंगे ना, वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, और आप उनकी हमेशा सैलरी छीन लेते हो, उनको जितने भी पैसे मिलते हैं सभी छीन लेते हो। पैसों की कमी नहीं है आपके पास, डैड तो आपको हमेशा इतने पैसे देते हैं, फिर भी आप हमेशा गगा के पैसे क्यों छीनते हो? उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था और वो अपने ऑफिस के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी लैन सिजन उसके रूम में आ जाते हैं। लैन सिजन देखते हैं कि वांग जी का आज फेस बहुत ज़्यादा चमक रहा था। लैन सिजन घूर घूर कर वांग जी को देख रहे थे। वांग जी की नज़र जैसे ही लैन सिजन पर पड़ती है तो कहते, गगा आप यहाँ? लैन सिजन मुस्कुरा देते हैं और कहते, वांग जी तुम इतना सज धज के ऑफिस क्यों जा रहे हो? वांग जी अपने आप को देखता है और उसके बाद लैन सिजन की तरफ देखता है और कहता, गगा मैं रोज़ ही तो इसी तरह से जाता हूँ ना। लैन सिजन कहते हैं, जाते तो हो, लेकिन आज तुम्हारे फेस में कुछ ज़्यादा ही चमक आ रही है, कुछ हुआ है क्या या कुछ होने वाला है? अपने गगा को नहीं बताओगे? वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, गगा जब वक्त आएगा तब बता दूंगा ना। लैन सिजन कहते हैं, तब तक मेरे पेट में दर्द हुआ तो प्लीज़ बता दो ना, कोई खास बात है या कोई ओमेगा आने वाला है? ऐसा कहकर लैन सिजन स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है, ओमेगा आने वाला है। लैन सिजन हैरान हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी लाइफ में कोई ओमेगा आ गया है? वांग जी हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, वो बहुत क्यूट है और बहुत प्यारा भी और बहुत मासूम भी है, उसे इस दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है। वो आप जियांग को जानते हैं? लैन सिजन कहते हैं, 1-2 बार बिजनेस पार्टी में उनसे मिला हूँ, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। उनकी फैमिली में उनका एक बेटा है जियांग चैंग और उनकी वाइफ। वांग जी लैन सिजन की तरफ देखता है और कहता है, एक बात आप नहीं जानते हैं गगा? लैन सिजन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या नहीं जानता मैं? वांग जी कहता है, उनका एक और बड़ा बेटा है, ओमेगा बेटा विभूषण। जियांग फेमिया उसे अपना बेटा नहीं मानते। लैन सिजन जब ये सुनते तो हैरान हो जाते हैं और कहते, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को अपना ना माने? वांग जी कहता है, जियांग फेमिया पता नहीं क्या बात है, मैंने आज तक कभी विंग से पूछा नहीं, लेकिन विंग की लाइफ बहुत ही कठिनाई से भरी है गगा, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी उसकी मुश्किलें कम कर दूँ। लैन सिजन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, करो, तुम्हारा ओमेगा है तो तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, गगा मैं उसकी जितनी हो सके उतनी मदद करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना बैग लेता है और वहाँ से निकल जाता है। लैन सिजन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी वेनकिन वहाँ आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ हस्बैंड, आप इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? लैन सिजन वेनकिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है वांग जी की लाइफ में कोई ओमेगा आ गया है। वेनकिन जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहते हैं, रियली वांग जी किसी ओमेगा को पसंद करता है? लैन सिजन हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, वेनकिन जब ये देखती है तो मुस्कुरा रही थी। अचानक से वेनकिन का फेस सीरियस हो जाता है और लैन सिजन की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन क्या मॉम और डैड वांग जी की शादी उस ओमेगा के साथ होने देंगे? मॉम तो अपनी फ्रेंड की बेटी मियान मियान के साथ ही वांग जी की शादी देने के लिए सोच रही है, और अगर मॉम को पता चल गया
कि वांगजी किसी को पसंद करता है तो क्या होगा। लैन सीजन जब ये सुनते हैं तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और बेनकिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांगजी सब कुछ संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर लैन सीजन भी वहाँ से जाने लगते हैं। बेनकिन अपना हेडसेट करती और कहती है मैं इस घर में रहती हूँ, अगर वांगजी जीत करके उसे यहाँ ले भी आया तो क्या मॉम उसे चैन से जीने देगी। चलिए गाइस, आज के लिए मेरी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं जानती हूँ कि मैंने स्टोरी को अजीब मोड़ पर ख़त्म किया है। विंग ने वांगजी को गुड बाय बोल दिया। शादी के 7 साल हो चुके थे विंग और वांगजी के। ऐसा क्या हुआ कि विंग वांगजी को छोड़कर चला गया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उसने अपने हस्बैंड को गुड बाय फॉर एवर कहा है, तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए चला गया। क्या विंग कभी वांगजी की लाइफ में वापस आएगा? इन सब सवालों के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक और बात, एक्चुअली में जो मेरी स्टोरी थी ना आफ्टर रिजेक्शन, मुझे किसी ने कहा है कि स्टोरी जल्दी ख़त्म कर दी, इसका एक और पार्ट आना चाहिए था। इसका एक स्पेशल पार्ट या एपिलॉग पार्ट आना चाहिए था जिसमें वांगजी और विंग और जूनियर यानी उनका बेटा, इन तीनों के हैप्पी मोमेंट होने चाहिए थे। स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मैं इसका एक स्पेशल पार्ट लेकर आऊँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसका एक स्पेशल पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें जूनियर की छोटी मोटी बड़ी बड़ी हरकतें होंगी और जो आप लोगों को बहुत हंसाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।